ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, ये दो कर्व्ड सरफेस है, इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस का मतलब है यहाँ पे ऑप्टिकली होमोजीनियस। ऑप्टिकली होमोजीनियस मतलब अंदर सब जगह जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए सभी डायरेक्शंस में। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हमने कल पढ़ा था, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी, कल ये बात कही नहीं गई थी बट इसका मीनिंग वही है जो हमने कल पढ़ा था। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डायरेक्ट उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह ऑप्टिकल डेंसिटी लिख दो, ऐसा नहीं है। बट ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का न्यूमेरिकल फॉर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, उसकी जगह ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 1.5, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उससे पता चलता है कि हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा है मतलब 1.5 है, यानी कि वैक्यूम से ज़्यादा है, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब हुआ ऑप्टिकली होमोजीनियस। ऑप्टिकली होमोजीनियस मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। ऐसे ही प्रिज्म का क्या मतलब है? प्रिज्म है ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है 1, ये प्लेन सरफेस 2, दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड मीडियम को बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। ये भी होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स ऑप्टिकली होमोजीनियस, सभी डायरेक्शंस में ऑप्टिकल डेंसिटी सेम, ठीक है। और ये जो प्लेन सरफेस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज प्रिज्म एंगल। जनरली बुक्स में ए एंगल लिखा जाता है, तो इसीलिए हमने भी इसको ए एंगल से डिनोट कर दिया, प्रिज्म एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिज्म। ये बेस, इसका कोई रिफ्रैक्शन में कोई यूज नहीं होता है। अभी देखना तुम, दो प्लेन सरफेस, जैसे इधर से मान लो लाइट रे आती है तो या तो इधर एंटर करेगी और इधर से बाहर निकल जाएगी, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, दिस इज इंसिडेंट और दिस इज इमरजेंट। या तो इधर से बाहर निकलेगी तो हमारे 1 और 2 सरफेस ये दोनों हो जाएंगे, इधर से निकलेगी तो 1 और 2 सरफेस ये हो जाएंगे, इधर से लाइट रे इधर से तो ये, कोई भी दो सरफेस हम ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही लिए जाएं। तो दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो और होमोजीनियस हो दैट इज नोन एज ए प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की इक्वेशन क्या होगी? प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होगा तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी ये मैं पता लगाना है। तो एक बात याद रख लो कि जब भी इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाए, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसका डायरेक्ट मतलब होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मतलब क्या है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का यही मतलब होता है। मतलब तुम्हें जो भी केस हो, लेंस का, मिरर में सॉरी तो रिफ्रैक्शन की बात हो रही, लेंस का या प्रिज्म का, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रिलेशन बताने वाली इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हमें यही करना है। प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन क्या होगा, यही इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। डायग्राम साथ साथ बनाओ, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में अगर डायग्राम सही नहीं है तो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो तुम करोगे वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक प्रिज्म बनाया, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ए एंगल। रिफ्रैक्शन पहले इस प्रिज्म में दिखाएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब एक इंसिडेंट लाइट रे होगी। देखो डायग्राम बनाते समय कुछ चीज़ें पहले से दिमाग में रहे तो डायग्राम हमारा सही बनता है। तो क्या करना है हमें, लगभग मिड में हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेना है, ठीक है। और लाइट रे को थोड़ा ऐसे लाना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक। और देखो इधर मान लो कि एयर था और प्रिज्म का मीडियम
ग्लास था, कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जांपल के लिए ले लिया कि प्रिज्म के बाहर वाला मीडियम रेयर है और अंदर वाला मीडियम डेंसर है, तो सपोज हमने एयर और ग्लास ले लिया समझने की आसानी के लिए, अदरवाइज उल्टा भी हो सकता है, इधर ग्लास और इधर एयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे ने जो एंगल बनाया वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, पी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि n2 है और एयर का मान लो n1 है। ठीक है, तो इस केस में n2 ग्रेटर देन n1 है, कुछ भी हो सकता है, हमने एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग डायग्राम हम बना रहे हैं। तो n2 ग्रेटर देन n1 है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है सरफेस के इस साइड में। ठीक है, इसका हम नाम लिख देते हैं कुछ BC। जो AB सरफेस है उसके राइट साइड में डेंसर मीडियम है और उधर रेयरर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है या ज़्यादा? डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, तो कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ क्या होगा? बेंडिंग, बेंडिंग नहीं बोलते, डेविएशन, डेविएशन होगा। तो लाइट रे का एक्चुअल पाथ तो ये था, हमने ऐसे बढ़ा दिया इसको, ये एक्चुअल पाथ है लाइट रे का डॉटेड वाला, और ये नॉर्मल है, तो इधर नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया मान लो ऐसे। ठीक है, ये लाइन जरूरी नहीं है कि बेस के पैरेलल हो भी सकती है, बट कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमने कोई जनरल केस बना लिया, पैरेलल नहीं बनाया। अब देखो जब भी मीडियम चेंज होता है, जब भी दो मीडिया के बीच में एक सरफेस आ जाती है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आ जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जैसे हुआ एयर से ग्लास में आया था AB सरफेस पे, AC सरफेस पर क्या हो रहा है? ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी फिर से मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट अलग हो जाएगी पहले से, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी पाथ चेंज हो जाएगा। तो Q पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो Q अब इस सरफेस के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, PQ इंसिडेंट लाइट रे हो गया। अब क्या करेंगे? Q पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमने Q पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये Q पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो लाइट रे का एक्चुअल पाथ तो ये था, अब जा रहा है ग्लास से एयर, इधर भी एयर है मान लो, ग्लास से एयर यानी कि रेयर मीडियम में जा रहा है। रेयर मीडियम में जाने पर क्या होगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल था, ये था नॉर्मल, ये नॉर्मल था। ठीक है, और ये लाइट का पाथ था, नॉर्मल से दूर जाएगा यानी कि इस तरफ आ जाएगा, ये इमरजेंट लाइट रे होगी, दिस इज इमरजेंट लाइट रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, तो अब देखो इसको, और ये हो गया हमारा नॉर्मल के साथ एंगल्स का ध्यान रखना है, एंगल सही बनाना। ये हो गया नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ये डॉटेड लाइन तो पाथ ऑफ लाइट रे था, इसकी हमें जरूरत भी नहीं, इसको हम हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, नॉर्मल के साथ जो बनाया एंगल ऑफ इमरजेंस, उधर नॉर्मल के साथ जो बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखो P पॉइंट पर, देखो पहले समझो जरा, इधर P पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे PQ, ये नॉर्मल था, यहाँ पे हम N लिख देते हैं, जहाँ पे दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम N रख दिया। तो ये वाला जो एंगल है कौन सा? PNQ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगल बनता है। तो इसको हम मान लेते हैं R1, पहला वाला रिफ्रैक्शन जो हुआ वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया R1। इधर देखो नॉर्मल के साथ इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है Q पर, यहाँ जो एंगल है यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, बट हमने उसका नाम रख दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा ही रिफ्रैक्शन नहीं है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बट उसका नाम रख दिया R2। ठीक है, तो R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट Q, Q पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोल रहे हैं, Q पॉइंट के लिए जो E है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ आ गई बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे डायग्राम की, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन नाम से पता चलता है डेविएट कितना हुआ। प्रिज्म में लाइट रे जब आ रही थी उससे बाहर निकलने वाली लाइट रे कितने एंगल पर डेविएट हुई, यानी इंसिडेंट लाइट रे का पाथ, ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ और ये इमरजेंट लाइट रे का पाथ, इनके बीच जो एंगल होगा वो हमें बताएगा कि लाइट रे का कितना डेविएशन हुआ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन से इनको मिटा देते हैं।
समझ आया? इंसिडेंट लाइट रे कौन सी थी? ये ये लाइट रे आ रही है, इसका इस पॉइंट को हम एम लिख देते हैं। जो पी एम रास्ता है वो इंसिडेंट लाइट रे का रास्ता था, ठीक है। और जो क्यू एम रास्ता है वो इमरजेंट लाइट रे का रास्ता है। तो पी एम और क्यू एम के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से लाइट डेविएट हुई जब वो प्रिज्म के अंदर एंटर की, ठीक है। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं बनाना है, समझ गए? अब बारी आती है मैथमेटिक्स की, डेरिवेशन की। अब देखो, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है अभी टर्म 1 का, ठीक है। टर्म 2 में सब्जेक्टिव भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी तक तो हमने डेरिवेशन नहीं किए तो काम चल गया, बट आगे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव में। ये डेरिवेशन ऐसे तो बहुत लंबा है, एग्जाम में पूरा डेरिवेशन एक साथ नहीं आता है, बट डेरिवेशन के बीच में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, इक्वेशंस आते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या ऐसा भी होता है कभी बीच के स्टेप्स दे दिए और आगे सॉल्व करो। डेरिवेशन में से इक्वेशन 3 और 4 दे दिया, टोटल इक्वेशन मान लो 8 थे, 3 और 4 दे दिया, बोला अब आगे 8 तक इसको पहुंचाओ। क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है तो एक साथ आए जरूरी नहीं है, पार्ट वाइज भी आ सकता है। तो इस डेरिवेशन में बीच में कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जो तुम्हें याद रखना जरूरी है। मतलब जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि शुरू का याद कर लिया कैसे स्टार्ट करना है, और लास्ट का याद कर लिया कि क्या आना चाहिए, बट इसमें बीच के स्टेप्स भी हमें याद करने पड़ेंगे। और सजेशन ये है मेरा कि कोई भी डेरिवेशन में हमें ऐसा करना चाहिए। उससे क्या होगा, पता चला पूरा लास्ट तक पहुंच गए, फिर सही रिजल्ट नहीं आया, तो फिर पूरा चेक करो पीछे तक। अगर बीच बीच के इक्वेशंस हमें याद हो कि ये इक्वेशन आनी चाहिए, तो फिर हमारा टाइम बचता है और गलत होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन स्पेशली उसी नेचर का है। इसमें देखो हम बता देते हैं करना क्या है, पहले से ही बता देते हैं तो बाद में समझना ईजी होगा। हमें करना है इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पता लगाना है। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब समझते ही हो, साइन आई बाई साइन आर, यानी अभी डिस्कशन जब हमने किया स्नेल्स लॉ की इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू हमें डालनी है, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगी। तो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर ऐसे सोचो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे जो ऐसे आ रहा है वो ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यानी आई और आर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज हमें पता लगानी है। नोन क्वांटिटीज जब होंगी तो आई और आर की कुछ भी वैल्यू हो वो इक्वेशन में डालोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो नॉन क्वांटिटीज क्या है? नॉन क्वांटिटीज है एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो एंगल है, दो सरफेस के बीच जो एंगल है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है। 60 कोई ज़रूरी नहीं है, 60 ज़रूरी नहीं है। 60 सिर्फ तभी होगा जब ये इक्विलेटरल एंगल्स वाला प्रिज्म हो, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। हाँ, हमने जो लैब में यूज़ किया है प्रिज्म या करोगे अभी, उसमें 60 है, वो अलग बात है, बट 60 हो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में हमें इक्वेशन बतानी है, समझ गए? तो आई कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और आर यहाँ दिख रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें आई और आर की वैल्यू पता लगानी है, कैसे पता लगाएंगे? और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेविएशन। प्रिज्म की प्रॉपर्टी, जैसे तुमने लेंस के लिए बताया कि लेंस लाइट रेस को डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट के इमेज को, या डिमिनिश करता है, या तो बड़ा कर देगा, इनलार्ज कर देगा, या छोटा कर देगा। वैसे ही प्रिज्म का भी एक फंक्शन है। लेंस का फंक्शन है डाइवर्ज करना या कन्वर्ज करना। प्रिज्म का फंक्शन क्या होता है? प्रिज्म का फंक्शन होता है लाइट रेस को मोड़ना, डेविएट करना। तो अपने रास्ते से मोड़ने के लिए प्रिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। हायर स्टडीज में तुम देखोगे, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स जब करोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह के, उसमें प्रिज्म यूज किए जाते हैं लाइट रे का पाथ चेंज करने के लिए। मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है, 90 डिग्री पे मोड़ना है, तो प्रिज्म यूज करते हैं। क्योंकि लेंस की हेल्प से भी लाइट रे मुड़ती है, बट उसमें क्या होता है, इमेज का साइज चेंज हो जाता है। प्रिज्म में जबकि ऐसा नहीं है। प्रिज्म इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि इमेज का साइज चेंज किए बिना हम उनका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यानी वर्टिकल ऐसे मान लो इधर हेड है और नीचे फीट है, अगर हम इसको बिना साइज चेंज किए इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं या 90 डिग्री पे मोड़ सकते हैं, समझ गए, बिना इमेज का साइज चेंज किए। तो इस काम के लिए आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म में जैसे उधर है कन्वर्ज या डाइवर्ज करना, वैसे ही यहाँ पे प्रिज्म का काम होता है डेविएट करना। तो एंगल ऑफ डेविएशन का
प्रिज्म एंगल के साथ क्या रिलेशन होगा वो हमें लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालनी पड़ेगी और इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा के टर्म्स में निकालनी होगी। तो कैसे निकलेगी वो ध्यान से समझना। इसमें दो चीजें मेनली यूज होंगी। एक तो क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू, एक तो ये यूज होगा। ट्रायंगल पी एन क्यू यूज होगा, ट्रायंगल पी एन क्यू। ठीक है, और ट्रायंगल पी एन क्यू, ये तीन चीजें यूज होंगी। तो क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा ए पी एन क्यू, इसमें देखो इसको बाद में यूज करेंगे, पहले इसको करते हैं पी एन क्यू को, पी एन क्यू को यूज करते हैं और डेल्टा वहां से मिलेगा पी एन क्यू। ठीक है, इन दोनों को पहले देखते हैं, पी एन क्यू को देखो पहले, पी एन क्यू डेल्टा, ट्रायंगल पी एन क्यू में एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, देखो पी एन क्यू जो ट्रायंगल है उसमें डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एम पी क्यू प्लस एम क्यू पी, ये आएगा। अब जरा इनकी वैल्यू देखो, डायग्राम अगर क्लियर बनेगा तो आराम से समझ में आएगा। देखो एम पी क्यू की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर वन, और एम क्यू पी की वैल्यू क्या है, ई माइनस आर टू। बोलो, ध्यान से समझ लो, डायग्राम में समझ गए। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। ट्रायंगल पी एन क्यू देखो, ट्रायंगल पी एन क्यू, इसमें आर वन आर टू का एंगल पी एन क्यू के साथ क्या रिलेशन है, एंगल पी एन क्यू के साथ रिलेशन क्या है, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का आर वन आर टू और इसका सम कितना होता है, 180। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस दिस। अब आ जाओ क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए पी एन, ठीक है, प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल एन क्यू ए। ठीक है, चारों एंगल होगा इक्वल टू 360 होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री। अब देखो एंगल पी एन क्यू की वैल्यू दे रही और एंगल ए पी एन कितना होगा, ए पी एन 90 डिग्री, बिकॉज पी एन लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, वो नॉर्मल था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल था पी एन। तो ए पी एन कितना हो गया, 90। तो ये एंगल ए ये 90 डिग्री, पी एन क्यू की वैल्यू ये है, कहाँ गई, ये 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, ये पी एन क्यू की वैल्यू। एन क्यू है कितना है, वो भी 90 है, बिकॉज एन क्यू इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये भी 90 हुआ, इधर 360। समझ गए। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360, ये 360 को इधर ले आओ तो इधर क्या हो जाएगा, 0। तो इधर क्या होता है, इधर होता है ए माइनस आर वन प्लस आर टू, या ए इक्वल टू आर वन, क्योंकि इधर 0 था, ए माइनस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 0, और ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इक्वेशन 1 2 उल्टा हो गया, बल्कि इसको 1 बोलना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का यूज इसमें हुआ। ठीक है, समझ जाना, पहले ये लेना है फिर ये लेना है फिर ये लेना है। तो ये रिलेशंस हमें मिल गए, इसके ए मिल गया आर वन आर टू के टर्म्स में, और यहाँ पर आई मिल जाएगा, डेल्टा आई और आर का रिलेशन यहाँ से मिल रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन ही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये आना चाहिए, ये इक्वेशन तुम्हें रट लेना है कि ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आना चाहिए, और डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू आना चाहिए। समझ गए। तो ऐसे ही बीच बीच में तुम्हें स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे तो सही आ जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और लिखने की टेंशन मत लो, तो बाद में भी देख सकते हो। देखो अब देखो, अब इक्वेशन 1 और 3 को लेके हमें चलना है।
1 और 3 के कंपैरिजन से एक चीज तो तुम्हें बहुत आसानी से दिख रही होगी। क्या दिख रहा है? ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम 1 एंड 3 डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, और ये इक्वेशन भी काम में आएगी अभी, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये अभी भी काम आएगी। ये हमारी 3 इक्वेशन थी, ये 1 थी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म में सबसे कम डेविएशन की एक लिमिट है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एक आएगा। ठीक है, अगर इसका एक्सपेरिमेंट भी है, लैब में हमें करना होता है, अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरह का रिलेशन आता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इधर लें और एंगल ऑफ डेविएशन इधर लें, शुरू करें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से किसी छोटी वैल्यू से, तो शुरू में तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा आता है, बाद में ये तेज़ी से घटने लगता है। यानी जैसे जैसे आई बढ़ाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेल्टा की वैल्यू कम होते चली जाएगी, बट एक सर्टेन वैल्यू तक कम होने के बाद में ये फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की एक मिनिमम वैल्यू होगी, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। समझ आया? तो एक्सपेरिमेंट में भी जब तुम लैब में करोगे तो उसमें देखोगे कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, यानी जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम होती है, तो उस कंडीशन में आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लैब में जब बनाओगे तुम डायग्राम, कैसे बनाओगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने 10th क्लास में ग्लास स्लैब के लिए बनाया था, पिंस लगाए थे, पिंस का लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर गया, फिर ग्लास स्लैब के बाहर आया, तो उसमें कैसे होता था? ऐसे हमारा ग्लास स्लैब है, इधर से लाइट रे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे निकल गया, यानी ये दोनों पैरेलल आते थे। ठीक है, लैटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट रे, ये इमरजेंट लाइट रे, और ये अंदर रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट, सेम चीज़ तो प्रिज्म में भी हो रहा है, इंसिडेंट, इमरजेंट और रिफ्रैक्टेड। तो डायग्राम बनाने का यानी लैब में एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी सेम ही है, ये भी उसी तरह से होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज स्लैब में दोनों साइड्स पैरेलल है, इसमें कुछ एंगल होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस कंडीशन में आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं। और दूसरी चीज भी होती है, R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं, R1 R2 इक्वल, आई और ई इक्वल, फिर ये जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल हो जाती है। ये हमें एक्सपेरिमेंट करते टाइम पता चलेगा। जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे खुद से मेजर करके देखना कि जब मिनिमम डेविएशन आएगा तब आई और ई बराबर हो जाएंगे, R1 R2 इक्वल हो जाएंगे, PQ विल बी पैरेलल टू BC। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हो गया? Prism is 3D, then how it has only 2 planes? दो प्लेन सरफेस के बीच में जो स्पेस होगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। दो कॉपीज को ऐसे रखो, दो कॉपीज, टेंट बनाते हैं ना, टेंट दो सरफेस के अंदर रहते हैं, तो अंदर जो स्पेस है, स्पेस जो कवर किया है दो प्लेन्स ने, वो तो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन से बनते हैं 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से बनते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, वैसे ही समझो तुम। जैसे कि सर्कल, सर्कल क्या होता है? प्लेन होता है, बट सर्कल को अगर हम घुमा देते हैं, एक डायमेंशन और ऐड कर देते हैं तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, तो किसी ने पूछा है, चलो तो ये अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा तो ये कंडीशंस हो जाएंगी, ये दोनों यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि that is when delta is equal to delta m, then what happens? E becomes equal to I and R1 becomes equal to R2। चलो इसको R मान लेते हैं, लेट R1 R2 दोनों R हो गए। तो इक्वेशन 1 और 3 क्या हो जाएगी? therefore equations 1 and 3 become
क्या बन जाएंगे, डेल्टा की जगह डेल्टा एम करना है, आई और ई दोनों इक्वल करने हैं, मान लो दोनों को आई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2i और इधर -a। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2r, r1 r2 दोनों r हो गए तो a इक्वल टू हो गया 2r। यहाँ से i की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से i की वैल्यू निकलेगी डेल्टा n प्लस a डिवाइडेड बाई 2। देखो आ रहा है 2i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, तो i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। और यहाँ से मिलेगी हमें r की वैल्यू a बाई 2। i और r मिल गए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एम एंड a। ये किसी भी प्रिज्म के लिए फिक्स क्वांटिटीज होते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, वो प्रिज्म मिनिमम कितना एंगल से लाइट रे को डेविएट कर सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। आई और ई की वैल्यू कुछ भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टीज है। तो प्रिज्म की प्रॉपर्टीज को यहाँ इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर आई और आर की वैल्यू प्रिज्म की प्रॉपर्टीज है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी प्रिज्म के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लेंस की फिक्स प्रॉपर्टी होती है उसका फोकल लेंथ। मार्केट से लेंस लाते हैं, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस दे दो भैया, उन्होंने दे दिया। अब उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर ही रहेगी, चाहे तुम उससे कोई ऑब्जेक्ट को कहीं भी दूर रखो, पास रखो, कितनी भी डिस्टेंस पर रखो, फोकल लेंथ उस लेंस की प्रॉपर्टी है, उस लेंस के साथ फिक्स है। वैसे ही प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा एम यानी वो कितना मिनिमम डेविएट कर सकता है, ये फिक्स है। और ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। प्रिज्म बन गया, उसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया, ग्लास यूज किया, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट यूज किया, जो भी, तो वो उस प्रिज्म की फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रिज्म की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी। फिर तुम आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी ले सकते हो। तो फिर स्नेल्स लॉ में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन ऑफ प्रिज्म हमें मिल जाएगी। Therefore, इक्वेशन ऑफ प्रिज्म यानी कि स्नेल्स लॉ में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्या आएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और इधर साइन ए बाई 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 मतलब इधर एयर था, इधर ग्लास था। इस एग्जांपल में मीडियम 2 का मतलब है प्रिज्म का मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आउटसाइड द प्रिज्म। ठीक है, इफ द प्रिज्म इज इन एयर यानी आउटसाइड मीडियम बता दिया कि एयर, तो हम n21 की जगह पे लिख सकते हैं n2 बाई n0 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कैसे बताएंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कल पढ़ा था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v1 बाई v2 फॉर एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम बोलें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही होगा। ठीक है, इनफैक्ट हमें एयर की बजाय वैक्यूम लिखना चाहिए, दैट विल बी मोर परफेक्ट। 12th क्लास में एयर वैक्यूम दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हायर क्लासेज में क्योंकि डिफरेंस होता है इसलिए हम ऐसी खराब आदत क्यों डालें कि एयर लिखें, फिर बाद में हायर क्लास में जाएं तो फिर पता चलेगी नहीं एयर का तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज़्यादा, तो इसलिए उससे अच्छा है वैक्यूम ही रखें। तो अगर हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बोला ही नहीं, तो इसका मतलब है जहाँ भी हम कोई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नहीं बोलते हैं मतलब वो वैक्यूम के ही रिस्पेक्ट में होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट दोनों वैक्यूम वैल्यू ली जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 1। या मान लो और अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ग्लास,
तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो क्या आएगा 1। समझ गया। वैसे ही स्पीड ऑफ वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो 1 आ गया। कोई भी दूसरे मीडियम का अगर लिखा, मान लो फॉर ग्लास, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा Ng, विद रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला, मतलब क्या होगा, वैक्यूम, तो क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, और ये एक्चुअली कल ही डिस्कस करना था बट छूट गया। सिंस C इज ग्रेटर देन V, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होती है। ये आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी इसको बोल सकते हैं, क्या कि स्पीड ऑफ लाइट जो अभी तक गलत साबित नहीं हुई है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए बट अभी तक नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C, और C का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज नोन एज अल्टीमेट स्पीड। अल्टीमेट स्पीड मतलब इससे ज़्यादा स्पीड अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी मीडियम में पता नहीं लगी है आज तक की डेट में, और ये पहली बार गेस किया गया था 1905 में बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये गेस किया था। गेस क्या किया उन्होंने, मैथमेटिकली प्रूफ भी किया। आइंस्टाइन को एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने थ्योरी में ही ऐसा डिस्कवरी किया है जो आज तक हजारों एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और उनके टाइम से आज तक बहुत से लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये बात गलत भी हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड भी किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। उस टाइम से लोग, एक है ग्रुप लोगों का जो मानता है कि उनकी बात गलत होगी, और उनकी बात को गलत साबित करने के लिए ही कितने कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। स्पेस में किए गए एक्सपेरिमेंट बहुत सारी, जो तुमने एक पढ़ा होगा कुछ साल पहले, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया था, एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी, जिसका जैसे सर्कुलर फॉर्म में, बाकी हम लोग आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो और तुम्हें समझ में आएगा। उसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को कोलाइड कराया जाता है। तो कोलाइड कैसे कराते हैं, एक इधर से चलेगा, सर्कल के एक पॉइंट से इधर चलेगा, दूसरा इधर चलेगा, ऐसे आके यहाँ पे टक्कर होगी। तो वो जो सर्कमफेरेंस है वो 27 किलोमीटर उसका सर्कमफेरेंस है, समझ आया, 27 किलोमीटर का, मतलब उस अंडरग्राउंड बनाया गया। ऑब्वियसली इतनी बड़ी जगह तो कहीं मिलेगी नहीं लैब बनाने के लिए, तो विलेजेस सिटीज उनके नीचे टनल बनाया गया 27 किलोमीटर। उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनमें से एक ये भी हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से शायद कोई पार्टिकल चलता हुआ मिले, बट आज तक नहीं मिला। तो ये है अल्टीमेट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दूसरे मीडियम में कम हो जाएगी, ग्लास है, एयर है, कोई दूसरा मीडियम अगर है तो C से कम हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी, बट वैक्यूम में यही अल्टीमेट है। मतलब C इज ऑलवेज ग्रेटर देन Vg। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एनी मीडियम will always be C by some speed which is less than C. So refractive index of any medium with respect to vacuum will always be greater than 1. हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, because C is greater than V. न्यूमरेटर हमेशा ही बड़ा होगा। जब भी हम with respect to vacuum refractive index लिखेंगे किसी भी मीडियम का, वो 1 से बड़ा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3, ठीक है, तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, N21 अगर इधर एयर हो और इधर ग्लास हो या कोई भी मीडियम हो, तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बाहर एयर था, एयर फिर से बोल दिया गलती से, वैक्यूम था, तो हम इसको N2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज N0 इज 1। N0 क्या है, N0 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वो 1 ही आएगा। तो N21 की जगह N2 या सिंपली N लिख दो सीधा, जब बाहर वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे N लिख के भी काम चला सकते हैं, बट बेटर होगा तुम N21 ही याद रखो,
बिकॉज ये तो एक स्पेसिफिक केस हो गया कि ग्लास का प्रिज्म है और बाहर वैक्यूम है। हो सकता है कोई दूसरा मीडियम हो, इधर मान लो ग्लास हो इधर एयर हो, तो अच्छा होगा कि तुम N2 1 वाला ही याद रखो। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए एंगल काफी छोटा है, दिस एंगल इज स्मॉल। कितना स्मॉल? 10 डिग्री से कम। ठीक है। थिन प्रिज्म का मतलब है इफ एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से कम अगर होता है तो उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एंगल ए कम हो जाएगा तो डेल्टा भी कम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एंगल भी कम हो जाएगा। तो फिर ये वाले जो रिलेशन तुम्हें याद होगा, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। थिन प्रिज्म है तो हमारा जो इक्वेशन था साइन डेल्टा एन प्लस ए बाई 2 और इधर साइन ए बाई 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये साइन फंक्शन के अंदर जो है ये है थीटा, ये साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये इक्वेशन अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली थिन प्रिज्म के लिए ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन प्लस ए बाई 2 और इधर ए बाई 2 इक्वल टू N2 1। तो ये 2 डिवाइड हो जाता है तो बचता है बस इतना। कितना बचता है? therefore डेल्टा एन प्लस ए बाई ए इक्वल टू N2 1 और डेल्टा एन इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा N2 1 माइनस 1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थिन प्रिज्म इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म इक्वेशन। ये हमारे काम तब आती है जब प्रिज्म एंगल स्मॉल होता हो।